नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम्। आप सभी का स्वागत है संस्कृतायनम के इस समूह पर। और आज हमारे सम्मुख हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर रश्मि शर्मा मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ईश्वर से प्रार्थना की जाती है कि हम सभी श्रेष्ठता को प्राप्त करें और बुराइयां सदैव हमसे दूर बनी रहे। जब एक मंत्र में कहा जाता है सहनौ भुनक्तु, हम सभी ने उस मंत्र को सुना होगा, और उस मंत्र में कहा गया सहनौ भुनक्तु, अर्थात हे ईश्वर हम दोनों को, यहाँ पर मूलतः हम दोनों के लिए गुरु और शिष्य की बात की गई है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम भुनक्तु शब्द की बात करते हैं, उपभोग की बात करते हैं, तो एक तरफ होता है उत्पादक, अर्थात उसे उत्पन्न करने वाला, उसे पैदा करने वाला, उसे हम तक पहुंचाने वाला, और दूसरी तरफ होता है हम सब उपभोक्ता, अर्थात एक तरफ है उत्पादक और एक तरफ है उपभोक्ता। जब सहनौ भुनक्तु की बात की गई तो वहां पर कहा गया कि हम दोनों का एक साथ पोषण कीजिए, हम दोनों को एक साथ उपभोग प्रदान कीजिए, हम दोनों उस उपभोग के द्वारा, उस अन्न के द्वारा, उस खाद्य सामग्री के द्वारा अपना और अन्यों का पोषण कर सके। और वर्तमान स्थिति में हम जब देखते हैं तो एक तरफ उत्पादक है जिसे केवल अपने लाभ की चिंता है, केवल अपने स्वार्थ की चिंता है, केवल वह अपना घड़ा भरना चाहता है। वह यह नहीं देख पाता है कि उसके द्वारा उत्पन्न की जाने वाली वस्तु से भावी पीढ़ी में, भावी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से किस प्रकार के दोष उत्पन्न हो सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम जैसे उपभोक्ता हैं जो वास्तविक रूप में जानते ही नहीं हैं कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं, क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या ग्रहण करने योग्य नहीं है। यदि आप सब मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं तो आप संदेश के द्वारा इस समूह पर हम सभी को उस संदेश को भेजिए, जिसके माध्यम से हम ये जान सके कि आप समस्त वार्तालाप को, समस्त संवाद को अच्छी प्रकार से सुन पा रहे हैं। तो मेरा आप सबसे कहना यही है कि एक तरफ उत्पादक है, एक तरफ उपभोक्ता है। मैं देख रहा हूं कि इस समय लगभग 17 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये संख्या निश्चित रूप से धीमे धीमे बढ़ने वाली है। आप इस वार्ता को अपने मित्रों के साथ साझा करें। और हम सब देखते हैं कि जहां पर उत्पादक है और उपभोक्ता है, ये दोनों के दोनों यदि एक समान विचारधारा के साथ, सहनौ भुनक्तु की विचारधारा के साथ, एक दूसरे का पालन और पोषण करने की विचारधारा के साथ यदि आगे बढ़ें, तभी जाकर के उत्पादक कभी गलत उत्पन्न नहीं करेगा और उपभोक्ता स्वयं सोच समझकर जो उसके लिए अनुकूल है, जो उसके लिए उपादेय है, जो उसके लिए उपयोगी है, उसको ग्रहण करता चला जाएगा। इसी उद्देश्य को लेकर एक चर्चा सत्र को प्रारंभ करने का आज प्रयास किया जा रहा है और यह भाग 1 है। इसके अन्य अनेक भाग आप सभी के सम्मुख आते चले जाएंगे। और आज का जो भाग है उस भाग में हमारे साथ हैं डॉक्टर रश्मि शर्मा मैम। मैं मैम का इस संवाद में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप मेरी बड़ी बहन के रूप में हैं, अग्रजा के रूप में हैं। आपका 25 वर्षों से भी अधिक का अध्ययन के क्षेत्र का अनुभव है और साथ ही आप रसायन शास्त्र अर्थात केमिस्ट्री की एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। आपके द्वारा 100 से भी अधिक शोध पत्रों का प्रकाशन किया गया है और साथ ही आप डॉक्टर वंदना शिवा, एक बहुत बड़ा नाम है ऑर्गेनिक फील्ड में, अर्थात खाद्यान्न के उन समस्याओं को दूर करने के लिए उस एक क्षेत्र में उनके साथ लगातार कार्य कर रही हैं। आप स्वदेशी साइंस मूवमेंट
से भी जुड़ी हुई हैं, विज्ञान भारती से भी जुड़ी हुई हैं। आप अनवरत रूप से एक ऐसे लोगों का समूह तैयार कर रहे हैं जिन लोगों के द्वारा ऑर्गेनिक फूड क्या है, वास्तविक रूप में भारत की प्राचीन सांस्कृतिक वैभव जो कि अन्न से संबंधित है, हमारे आहार और विहार से संबंधित है, उसके बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं और लोगों तक सही अनाज पहुंचे, लोगों तक सही सब्जियां पहुंचे, लोगों तक सही प्रकार की वस्तुएं, खाद्यान्न वस्तुएं पहुंचे, इसके लिए अनवरत रूप से निरंतर प्रयत्नशील हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं डॉक्टर रश्मि शर्मा मैम, और आपसे निवेदन है कि आज का जो विषय आप हम सब के सम्मुख प्रस्तुत करने वाली हैं, उस विषय को प्रारंभ करें। डॉक्टर रश्मि शर्मा मैम। नमस्कार सभी महानुभाव जो इस चर्चा में जुड़े हैं। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगी आशुतोष जी का, जिन्होंने इस मंच के लिए मुझे आमंत्रित किया और आप सभी से संवाद करने के लिए, एक चर्चा शुरू करने के लिए कहा। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा प्रयास होगा और हम सफल होंगे निश्चित ही, कुछ लोगों को जागरूक करने में, कुछ आपकी भ्रांतियां जो है हमें खाने पीने के बारे में, या हम सोचते नहीं हैं किसी भी विज्ञापन या हम नए शोध या जो भी कुछ हमें अभी मिल रहा है, उन सभी के उसमें हम भ्रमित अधिक हैं और हमें कई प्रश्न हमारे दिमागों में घूमते हैं जिसका हमें कई बार उत्तर नहीं मिलता। तो इस चर्चा के माध्यम से हम कोशिश करेंगे ये जानने की कि हमारा आहार जो है वो कैसा हो, क्योंकि आज जब इम्यूनिटी, जब हेल्थ, जब हमारी जो भी आसपास की परिस्थितियां, बहुत मुश्किल परिस्थितियों से इस समय देश और विश्व निकल रहा है और हम सभी का कोई दायित्व बनता है कि हम सबसे पहले अपने अपने परिवार की रक्षा करें और उसके बाद समाज और देश और राष्ट्र और विश्व की रक्षा के लिए अपना जो भी योगदान हमसे बन पड़े वो हम करें। तो हम इस चर्चा को ईश्वर के नाम से शुरू करते हैं कि हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे यहाँ कहा गया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सबसे सभी के लिए सुख की कामना की जाती है और सभी के स्वस्थ रहने के लिए भी कामना हमारे यहाँ पे की गई है। तो इसका अर्थ ये है कि हम समस्त पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं और जितना भी प्राकृतिक संसाधन है, उन सभी को बीच में सामंजस्य करते हुए और अपने लिए मिनिमम उपयोग करते हुए सर्व सुलभ और प्रकृति द्वारा प्रदत्त चीजों से ही हम अपनी ऊर्जा को ग्रहित करें। और बहुत सुंदर हमारे यहाँ पर पुराने जो शास्त्र हैं, हमारे जो भी हमारे यहाँ ग्रंथ लिखे गए, जो हमारे ऋषियों मुनियों की तपस्याओं के उसमें जो कुछ उसके अंदर हमारे कृषि के लिए, अन्न के लिए, खाद्यान्न के लिए किस प्रकार की उससे कौन कौन सी चीजें हम उपयोग में ला सकते हैं और कैसे उपयोग में लाना है। आयुर्वेद यानी पूरा आयु के लिए वेद की रचना हमारे यहाँ पर मिलती है और सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, अष्टांग संग्रह, भाव प्रकाश, ये ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें हमें हमारे आहार और विहार और हमारे स्वास्थ्य और उन सभी में हमें क्या उपयोग करना है, कैसे उपयोग करना है, इन सब के बारे में विस्तृत चर्चा मिलती है, जिसमें हम कहें हम दूर आ गए उन सब चीजों से। हमारे यहाँ बड़ी सरलता से, बड़ी सहजता से हमारे परिवार में दादी, नानी और पुराने जितने भी बुजुर्ग थे, उन सब के आहार विहार में और घर में बनने वाली जितनी भी हमारे परंपरागत भोजन थे, उन सभी में वो आहार जो था वो हमारा शुद्ध और हम कहें कि परंपरागत जो आहार था वो हमारे लिए स्वास्थ्य लेकर आता था। हम उसे ग्रहण करके निश्चित ही सही ऊर्जा को ग्रहण कर पाते थे। आज अगर हम 2 मिनट रुककर ये सोचें कि हम आहार क्यों ग्रहण करते हैं, हाँ, आहार की आवश्यकता क्यों है, तो हम देखते हैं, अगर हम प्राणी जगत को देखें तो सभी का कोई ना कोई आहार निश्चित किया है ईश्वर ने, और उसमें हम लोगों के लिए जो आहार निश्चित है वो आहार इसलिए है कि हम उससे
ऊर्जा प्राप्त करें अपने दैनिक दिनचर्या के लिए, और उस ऊर्जा को प्राप्त करके हम अपने स्वस्थ जीवन के साथ एक लंबी आयु प्राप्त करके निरोगी काया के साथ हम अपने जीवन का नियमों को पालना करते हुए एक स्वस्थ जीवन को आधार बनाते हुए हम अपना समाज में योगदान दें। लेकिन अभी जैसा परिदृश्य हमारे सामने है कि टेलीविजन पे अनेक विज्ञापन मौजूद हैं, बहुत सारी चीजें पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हमारे सामने रहती हैं, बहुत सारे शोध हमारे सामने रोज नित्य नए आते रहते हैं जिसमें हेल्थ के बारे में बहुत सारी चीजें कही जाती हैं। बहुत सारी चीजें उसमें कुछ सही भी होती होंगी, लेकिन आवश्यक नहीं है कि सभी सही है, क्योंकि उनके पीछे का जो लक्ष्य है वो कहीं तो स्वाद है, कहीं वो लक्ष्य पैसे से जुड़ता है, कहीं वह लक्ष्य किसी अन्य वस्तुओं से जुड़ता है जिसका कोई लेना देना हमारे स्वास्थ्य से सीधा सीधा नहीं है। तो बहुत आवश्यक है कि हम इस बात को समझें कि आहार की आवश्यकता ऊर्जा के लिए है। आहार की आवश्यकता, जब हमने उसकी स्रोत को जाने बिना वो आहार कहाँ से आया है, कैसे बना है, कैसे पका है, कैसे वो हम तक पहुंचा है, उसके पीछे की इच्छा शक्ति और मंशा क्या है, हम केवल उसकी सुंदरता, उसके रंग, उसके स्वाद, उसके गंध और उसके फ्लेवर्स, उसकी एरोमा, उसकी शक्लें, उसकी पैकिंग, मीन्स बहुत तरह की आर्टिफिशियल फैंसी चीजें हम कहें एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से हमारे सामने तैरती हुई आती हैं, जिनसे हम डीफोकस होते हैं, जो हमें डिसेंट्रलाइज करती हैं, जो हमें अट्रैक्ट तो करती हैं, हमें अपनी तरफ बुलाती हैं, और हमारे बच्चे, हमारे जैसी पीढ़ी भी जो अपने आप को बहुत समझदार मानती है, पढ़ा लिखा मानती है, हम ये मानते हैं कि हम हर चीज का एनालिसिस कर सकते हैं, हमारे सामने बहुत जानकारियां हैं, आजकल मीडिया इतना सक्षम है, हर चीज आप कहिए एक क्लिक में आपके सामने आ जाती है, उसकी डीप नॉलेज आपके सामने आ जाती है, लेकिन फिर भी हम भ्रमित हो जाते हैं बिना ये देखे हुए कि वो जो सोर्स है वो सही है या गलत है। इसे भी हम और इस चर्चा में शामिल करते हुए ये जब हम चर्चा करेंगे तो अगर हमारे पास कुछ प्रश्न निकलते हो तो वो भी आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, ताकि हम साथ के साथ उन्हें भी लेते जाएं। इस पूरी चर्चा का जो हम शुरुआत करेंगे उसे हम इस तरह से डिवाइड करते हैं कि हम अपने आहार को, हमने सभी ने साइंस पढ़ी है, थोड़ी बहुत विज्ञान तो हमारे को आता ही है कि हम जो अपने भोजन को 5-6 तरह से 5-6 भागों में हम विभक्त करते हैं, जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, वाटर है, ये सारे जो हमारे भोजन को बनाते हैं, इन सभी चीजों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि हमारे यहाँ पे परंपराओं में क्या चीजें थी, हमारे यहाँ ग्रंथों में क्या कहा गया, हमारे यहाँ पे आहार को औषधि कहा गया। ये कहा गया कि आहार ही औषधि है। उसका आज के संदर्भ में ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम जो आहार ग्रहण कर रहे हैं वो किस प्रकार का हो, उसका चयन हम कैसे करें। तो ये एस्पेक्ट हमें समझने की जरूरत है कि जब हम आहार ऊर्जा के लिए ले रहे हैं और वो ऊर्जा हमें इम्यूनिटी देगी, हमें हेल्थ देगी, हमें शक्ति देगी, हमें एनर्जी देगी काम करने के लिए, या हमें बीमारी देगी, या हमारे अंदर से हमारे शरीर की ऊर्जा का हनन करेगी, या जो ऊर्जा हमने पहले से, हमारे माता पिता ने जो हमें भोजन दिया उससे हमने जो संचित की है, जो हमें हमारे जीन्स में, जेनेटिक्स में मिली, उस ऊर्जा का हम उसे बढ़ा रहे हैं या हम उसे कम कर रहे हैं अपनी ईटिंग हैबिट से, अपने आहार विहार से, अपने भोजन से। तो ये जो आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय आहार विहार की सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक परंपराएं, इन विषयों के ऊपर हम थोड़ा सा बात करेंगे। और इसमें हम सबसे पहले जो बात करना चाहेंगे वो हम तेलों के ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि इस पर मेरा विशेष अध्ययन रहा है। तो जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो क्या क्या तथ्य हमारे सामने आते हैं,
जो बड़ी सरलता से हम इसका एनालिसिस कर सकते हैं। हमें इसके लिए बहुत डीप केमिस्ट्री समझने की, पढ़ने की और गहराई तक जाने की भी इतनी आवश्यकता नहीं है। केवल यदि हम उसको इतना सा समझ लें कि हमारे यहाँ परंपराओं में क्या कहा गया, हमारे यहाँ हमारे जो ग्रंथ हैं वो किसके बारे में बात करते हैं, और आज का परिप्रेक्ष्य मॉडर्न साइंसेस जो हैं वो किसके बारे में बता रही है, और क्या ये पहले कभी चर्चा में थे या इनके पीछे कोई और कारण है। तो जब हम एक छोटी सी चीज को लेकर हम एनालिसिस कर लेंगे तो मुझे लगता है बहुत सारी और चीजों के बारे में भी हम एनालिसिस अपने आप भी कर पाएंगे। कुछ तो हमें अपने आप एक समझ हमारी डेवलप होगी कि हम इसमें से सही किसको माने और किसको नहीं माने। आज जब कोविड-19 का समय चल रहा है, घर घर में हम देख रहे हैं, इतना कठिन समय है, हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना, इसके बारे में बहुत सारी चीजें तो आ गई। हमें बहुत सारी चीजें मोटे मोटे तौर पे पता चल गई कि जंक फूड बहुत बुरा है, हमें नहीं लेना चाहिए। जितने भी एनर्जी ड्रिंक्स के नाम पे आ रहे हैं वो हमें नहीं लेने चाहिए। अधिक से अधिक प्राकृतिक आहार हमें लेना है, फ्रेश बना हुआ खाना हमें खाना है, ज्यादा से ज्यादा ताजा से ताजा हमें बना के उसी समय लेना है, और गर्म चीज खानी है, फ्रिज की रखी हुई ठंडी चीज, ठंडे आहार हमको नहीं लेने हैं। ऐसे चीजें जो पैकेट्स में बंद हैं या जो किसी भी तरह से आर्टिफिशियल चीजों को जोड़कर मिलाकर बनाए गए हैं, जो लंबा, जिनको हम कहें कि शेल्फ लाइफ, जिनकी बहुत लंबी शेल्फ लाइफ की गई है कि उसे हम 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं। क्या हमारे खाने में अगर हम एनालिसिस करते हैं और हम ये देखते हैं कि पूरे दिन में हमारे खाने में ऐसी कितनी चीजें हैं जो हम फ्रिज में से निकाल के खाते हैं या किसी पैकेट में से निकाल के खाते हैं या किसी कैन या वैसी बॉटल में से निकाल के लेते हैं, यानी जिसकी शेल्फ लाइफ लंबी है, ऐसी चीज जो बहुत समय तक रखी गई है, या हम कितनी चीजें हैं जो हम ताजी बनाकर खाते हैं। तो ये एक मोटा मोटा सा हमें अभी तक जितना भी चल रहा है उसमें हमें समझ में आता है। एक हम ये अपने आप को समझा सकते हैं कि हम जब भारत में रहते हैं तो इतना हमने देखा है, कृषि को देखा है, खाने को देखा है पास से, हमने कुकिंग के प्रोसेसेस देखे हैं। हमारी रसोई में माँ खड़े होके खाना बनाती है। हमारे यहाँ तो ताजा खाने का ही प्रचलन अधिक रहा है। हमारे यहाँ बासी खाना वर्जित है, हमारे यहाँ बहुत पुराना खाना मना किया गया है, हमारे यहाँ रात का ठंडा खाना भी मना है। हमारे यहाँ अलग अलग तरह की परंपराएं रही हैं जिसमें नहा धोकर, साफ सुथरा होकर, हाथ मुंह धोकर फिर चौका करने की और भोजन बनाने की, और उसमें भी मन से जुड़ी हुई चीज को मन से भी जोड़ा गया है, यानी जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन। तो हम अन्न जो है वो हमारा कहाँ से आ रहा है, वो उपजाने वाला कौन है, बनाने वाला कौन है, परोसने वाला कौन है। अगर हम अपने घरों में देखें, जो पुराने लोग हैं वो इन चीजों को बहुत महत्ता देते हैं। नए शहरों में, बड़े शहरों में ये सब चीजें मुश्किल हो गई, नौकरियां ज्यादा हो गई, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई, सब एक एक दो लोग रहने लगे हैं, तो थोड़ा सा चीजें डिफिकल्ट होती गई हैं। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश जो है वो उस तरफ होनी चाहिए जो हमारी परंपराएं थी, क्योंकि वो बहुत वैज्ञानिक थी। जो हमारे ग्रंथ कहते थे वो बहुत ही गहराई से उन बातों को लेते थे और बहुत अच्छे से वो उन चीजों को बताते थे। हमारे यहाँ जो तेल खाए गए अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे 5 तरह के तेल, 4 तरह के ज्यादा होते हैं। साउथ में हम देखें तो नारियल उगता है, तो नारियल का तेल, नारियल के अंदर 75% तक तेल है। जब हम नॉर्थ की बात करते हैं तो यहाँ पर सरसों उगाई जाती है। पूरा नॉर्थ से लेकर हम उत्तर तक चले जाएं, उत्तर से पूर्व तक चले जाएं, बंगाल, उत्तर प्रदेश, यूपी, इधर ये हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, ये पूरी बेल्ट में बहुत सरसों उगाई जाती है। और सरसों का ही तेल बरसों से, लगभग अगर हजारों साल पहले भी हम देखें तो सरसों हमें मिलती है। और सुश्रुत और चरक में सरसों को, तिल को, तेल जो शब्द है ये तिल से निकला है। यानी जो चरक संहिता है, जो सुश्रुत संहिता है, इसके अंदर जो श्लोक दिए गए हैं उसमें तिल के तेल को सर्वोत्तम बताया गया है।
और इसका हम एक उदाहरण ले सकते हैं कि अभी जो चल रहा है सफोला, बहुत आता है एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, हमें कहा जाता है कि सफोला हम खाएं। सफोला जो तेल है वो कुसुम्भ का तेल, करड़ी का तेल भी हम इसे कहते हैं, सेफ्लार करड़ी यानी कुसुम्भ से निकाला जाता है। और हम इसको सुश्रुत संहिता में ये श्लोक दिया गया है, जिसमें 288 नंबर का जो श्लोक है, चरक संहिता के पूर्व भाग में 9वें संस्करण में दिया गया है ये। और यहाँ पर जो पृष्ठ संख्या है ये इसकी 249 पृष्ठ संख्या है। इस पर अगर हम देखें तो कुसुम्भ तेल को निकृष्टतम तेल में माना गया है, इसको खाने की दृष्टि से। और जब हम इसकी आधुनिक स्टडीज भी करते हैं, इसकी केमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो इसको हम देखते हैं, इसमें सबसे अधिक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, यानी पूफा की जो मात्रा है, जिसे हम पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के नाम से जानते हैं, ये सबसे अधिक है सेफ्लॉर ऑयल में, और इसलिए ये बहुत जल्दी सूख जाता है। तो अगर हम देखें तो बहुत पहले, अभी पेंट और वार्निश के लिए जो सॉल्वेंट हम काम में लेते थे, तो अलसी का तेल या लिंसेड ऑयल या इस प्रकार के तेलों को हम पेंट और वार्निश में काम में लेते थे सॉल्वेंट के रूप में, यानी वो एक ऑर्गेनिक डाई होती है। पेंट और वार्निश जो है वो एक बड़ा पिगमेंट है डाई का, और उसके लिए हमें एक तरलता देने के लिए, वो पानी में तो घुलेगा नहीं, तो हमें तेल में उसको घोलना होता है, और वो तेल ऐसा चाहिए जो जल्दी से सूख जाए। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक किसके होते हैं? जिसमें पूफा का मान बहुत अधिक होता है। तो ये जो सेफ्लॉर ऑयल है और जो हमारा लिंसेड यानी अलसी का तेल जो है, वो थोड़ा समय पहले भी, अगर आप पता नहीं आज के बच्चे तो जानते हैं या नहीं, वो सॉल्वेंट की तरह से उपयोग में लाया जाता था। और वो अभी भी अगर हम उसे एक कटोरी के अंदर, आप जो सोयाबीन का ऑयल भी आता है बाजार में, उसको अगर आप एक कटोरी के अंदर रख दें काफी दिनों तक, तो आप देखेंगे कि वो जमने लगता है। अगर उस तेल में आपने अचार डाला है या कुछ और डाला है, तो कुछ समय बाद आप देखेंगे वो गाढ़ा हो जाएगा, और गाढ़ा होने के बाद वो उस पे एक लेयर जैसी जमने लगेगी। तो ये जो तेल है, ये हमारे जो परंपरागत हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें खाने लायक नहीं माने गए, कहीं पर भी इनका उल्लेख हमें नहीं मिलता है। एक जो अभी चल रहा है राइस ब्रान तेल, हम समझ सकते हैं राइस ब्रान क्या होता है। ब्रान यानी भूसी, राइस यानी चावल, चावल की भूसी का तेल। तो क्या हम सोच सकते हैं कि चावल की भूसी में कितना तेल होगा, और किसके सापेक्ष? तिल के सापेक्ष। तिल में 50% तक तेल है। नारियल में 75% तक तेल है। जो हमारी मूंगफली और सरसों है उसमें 45 से 50% तक तेल है, और ये सभी तिलहन कहलाए, यानी इसमें नेचुरली, प्राकृतिक रूप से इसमें ईश्वर ने हमें तेल दिया है, और इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इसको तेल के स्रोत के रूप में ग्रहण किया, और इसलिए उन्होंने चरक और सुश्रुत में लिखा, संहिताओं में लिखा कि ये सर्वोत्तम तेल है। और फिर इनके अनेकानेक उपयोग उसमें दिए गए कि ये, जब हम देखते हैं सरसों के तेल के मेडिसिनल उपयोग, अत्यंत मेडिसिनल उपयोग है औषधीय रूप में। नाक में डालने पर अलग तरह के उपयोग है, फंगस को ये खत्म करता है, बहुत तरह के कान की पीड़ा को ये खत्म करता है। अगर आप इसको नहाने के बाद लगाते हैं तो किसी तरह का कोई फंगल इन्फेक्शन, किसी सोराइसिस, कोई और दूसरी चीज आपकी स्किन पे नहीं होती। तो ऐसे अनेकों अनेक औषधीय इनके गुण हैं, और औषधीय इनके अंदर गुण हैं जो हमें इजीली, और ये किस प्रकार से निकलते हैं? सीधे घानी से। और ये किन से निकलते हैं? जिन्हें हम सीधे सीधे खा सकते हैं, यानी ये टोटल एडिबल है। मतलब तिल, हम तिल ऐसे ही खा सकते हैं। नारियल हम ऐसे ही खा सकते हैं। सरसों हम ऐसे ही खा सकते हैं। मूंगफली हम ऐसे ही खा सकते हैं। तो इनको हमें किसी भी तरह का कोई भी और ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है। कच्ची घानी से सीधे बीज में से
50% तक हमने तेल निकाला, उसकी खली हमने उपयोग में ली या हमने पशुओं को दे दी, तिल का कूटा बना लिया, नारियल का कूटा बना लिया, उसके अंदर गुड़ के साथ उसे हमने ग्रहण कर लिया, वो कुछ भोजन का हिस्सा बन गया, कुछ पशुओं का आहार बन गया और वो भी पूरा का पूरा उपयोग में आ गया। ये तो हमारी परंपराएं कहती हैं। हम जानते हैं हमारे घरों में कई वर्षों से परंपरागत खाने में, जहां पर हम देखते हैं कि ढोकले बनते हैं, खिचड़ी बनती है, साउथ में डोसा बनता है, इडली बनती है, वड़ा बनता है, हमारे अचार बनते हैं, हमारे पराठे बनते हैं, पूरी बनती है, कितने कितने तरह के हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं, अलग अलग तरह के भोजन। लगभग मुझे लगता है कि हर थोड़े से रीजन पर ये भोजन जो है वो हमारा बदल जाता है, उसके खाने और पकाने का तरीका भी बदल जाता है और उसके उपयोग का तरीका भी बदल जाता है, उसका स्वाद भी बदल जाता है। तो सभी प्रकार का जो चीजें हैं वो हमें यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो हमारे यहाँ की जो परंपराएं थी, हमने उन सबको छोड़कर राइस ब्रान, सोयाबीन, सनफ्लावर, ये सारे नए तेल हैं, सफोला, सैफलार, ये जो तेल है इनका स्रोत क्या है? सोयाबीन एक दाल है, कितनी कड़ी होती है, अगर हम सभी ने सोयाबीन देखा होगा। रात भर आप भिगोएं, सुबह आप 1 घंटा उसे विसल दें, पकाएं, उसके बाद भी वो गलता नहीं है, तो उसमें कितना तेल होगा? उसमें 16 से 18% तेल है। हमारे नारियल में 75% है। उसे छोड़कर हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन यानी हेक्सेन के थ्रू, जिसमें थोड़ी बहुत बेंजीन अपने आप मिली हुई आती है, वो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के थ्रू हम इसमें से खींच कर तेल की एक एक बूंद निकालते हैं। इसी प्रकार से राइस ब्रान, चावल की भूसी का तेल, चावल क्योंकि पूरे विश्व में बहुत अधिक होता है, उसकी भूसी भी बहुत अधिक उत्पादित होती है, तो ये एक बाई प्रोडक्ट के रूप में उस भूसी में से भी हम तेल निकालना चाह रहे हैं। तो हमारी एक इंडस्ट्री खड़ी हो गई जो बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके, टेक्नोलॉजीज का यूज करके उस तेल को रिफाइंड करके पहले तो एक्सट्रैक्ट करती है, उसके बाद उसमें जो बदबू होती है वह बिल्कुल खाने लायक नहीं होता, एक अलग सी फिशी और बीनी स्मेल होती है, तो हम उसको अलग अलग ट्रीटमेंट देते हैं, हम उसे ब्लीच करते हैं, हम उसे रिफाइंड करते हैं, उसमें कई तरह के केमिकल्स, हम हार्मफुल केमिकल्स यूज करते हैं। मान लीजिए हमने उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया, या हमने ब्लीचिंग पाउडर यूज किया, या हमने कोई और उसे ब्लीच करने के लिए फुलर आर्ट्स हमने यूज की, कई तरह के केमिकल्स उसके लिए आते हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि उसमें से वो 100% अलग नहीं होते, उसका कुछ अंश उसमें रहेगा। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन अगर हम करते हैं तो जिस भी सॉल्वेंट से हमने उसको एक्सट्रैक्ट किया है वो 100% मॉलिक्यूल्स उसमें से एलिमिनेट नहीं हो सकते। तो ये जब हम ग्रहण करते हैं, फिर उसका उपयोग हम कैसे करते हैं? फिर इस तरह से तो हमने उसको धोया, उसका कलर हटाया, उसकी गंध हटाई, उसे पानी की तरह साफ कर दिया और हमें कहा गया कि ये क्रिस्टल क्लियर है। जबकि हम अपने तेलों को, अगर अभी वाली पीढ़ी ने तो शायद देखा ही नहीं होगा, तिल्ली का तेल गहरा काले रंग का होता है, रंगीन होता है और गाढ़ा होता है, जिसका नाम तेल है, तो वो विस्कस तो होना ही चाहिए ना, उसमें तेल जैसी कैरेक्टरिस्टिक और गुण प्रॉपर्टीज होने चाहिए ना, उसमें एक चिकनाहट तो होनी ही चाहिए ना। हमें विज्ञापन में क्या कहा गया? चिपचिपा है तो आप इसे मत लीजिए, चिपचिपे तेल हटा दीजिए, तो गाढ़े तेल हटा दीजिए, चिपचिपे तेल हटा दीजिए, रंगीन तेल हटा दीजिए। खुशबू इसमें एक अजीब सी, देखिए जो हमारा सरसों होता है उसमें एक तीखी पंजेंट स्मेल आती है, क्यों? क्योंकि उसमें सल्फर है। मस्टर्ड जो है वो उसमें एस जो सल्फर है, और सल्फर जो एटम है ये एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल, इसकी इतनी प्रॉपर्टीज हैं कि अभी जितनी भी दवाएं बन रही हैं वो सब टेट्राजीन और कई तरह की दवाओं के अंदर अगर आप देखेंगे एजा, AZA, ये एक मॉलिक्यूल वहां पर होगा, ये एक एटम है जो नाइट्रोजन और सल्फर, थाया और एजा, नाइट्रोजन और सल्फर के कारण ये प्रॉपर्टीज होती हैं, और हमारे सरसों में वो नेचुरली है।
और इसलिए उसकी एक अपनी गंध है। तो उसे कहा गया कि इसे गंधहीन कर दिया जाए, इसे रंगहीन कर दिया जाए, इसे तरल कर दिया जाए, विस्कोसिटी इसकी कम कर दी जाए। तो ये भ्रम हमारे दिमागों में रखकर हमें हमारे ही तेल, जो हमारी परंपराएं बताती थी कि ये तेल सर्वोत्तम है, जिससे तेल शब्द को डिराइव किया हमारे ऋषि मुनियों ने, जिसमें इतनी सारी औषधीय गुणों की व्याख्याएं की गई हमारी संहिताओं में, उन सबको एक तरफ करके हम चावल की भूसी का तेल, सोयाबीन का तेल, सनफ्लावर और करड़ी, कुसुम्भ, सफोला का तेल, और कहा गया हार्ट के लिए अच्छा है। और जबकि अभी हम देख रहे हैं, पहले अगर आपको ध्यान हो, किसी भी और बीमारी से मरा करते थे लोग, लेकिन हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर 80-90 साल तक नहीं होता था। दूसरी महामारियां होती थी, दूसरी बीमारियां होती थी, लेकिन हार्ट का जो अटैक आता था या फेल होता था हार्ट, ये इतना नहीं होता था जितना अभी 25 साल के व्यक्ति भी हार्ट फेल से जाते हैं, 30 वर्ष के, 35 वर्ष के। क्यों? क्योंकि हम गलत तरीके से अपने भोजन का चयन करते हैं। जो हमारी सही परंपराएं थी, जिनमें मैक्सिमम हमें ऊर्जा मिलती है और जो हमें औषधीय गुण देता है, आहार हमें वो चयन करना है जिससे हमें संपूर्ण ऊर्जा मिले। आज भी अगर हम याद करते हैं, हमारे जो पुराने बुजुर्ग हैं, कई घरों में खाया जाता होगा, बाजरे की खिचड़ी बनती है, ढोकला बनता है और उस पे तिल्ली का तेल पूरी सर्दियां घी की जगह में उपयोग में लाया जाता है। ऐसे ऊपर से कच्चा डाल डाल के खाते हैं, क्योंकि तिल का तेल कच्चा ही खाया जाता है। उसका जो सबसे अधिक उपयोग है वो तिल के तेल का कच्चा खाना ही सबसे अधिक, उसमें उसका जो काला रंग है वो विटामिन ई के कारण है। उसमें विटामिन ई की सबसे अधिक मात्रा है, जो हमारे जो शरीर है उसके लिए अति आवश्यक है। विटामिन ई के हमें कैप्सूल खाने पड़ते हैं। एक उम्र के बाद आपको कहा जाता है न्यूरोबियोन लीजिए, विटामिन ई लीजिए। आपके पैर में अगर क्रैम्प्स आते हैं तो विटामिन ई खाने के लिए कहा जाता है। एक एज के बाद नसों में जो आपके नमनेस आ जाती है तो उसके लिए आपको कहा जाता है। जबकि हमारे सुश्रुत और चरक में कहा गया घुटनों के लुब्रिकेशन के लिए आपको देसी घी, अगर गाय का जो देसी गाय है उसका बिलोना करके, जो देसी घी है आजकल तो दुर्लभ है क्योंकि गायें नहीं बची हमारी, और उसके बाद वो परंपरागत तरीके से घी का निकालना वो भी हमने छोड़ दिया। तो अब हम जो भी खा रहे हैं वो इतना गलत है। इसीलिए कहा गया कि आप यह आप इनको डेविएशन हमें कर दिया गया कि ये तो बुरा है, जो हमारा था और जो हमारा अच्छा था उसको तो कहा गया कि ये गाढ़ा है, ये रंगीन है। तो हमें एनालिसिस अपने स्तर पर करना आना चाहिए, हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अभी तो हम इतना देखें कि हमारे घरों में परंपरागत तरीके से जो भी हमारे पुराने लोग भोजन के रूप में लेते थे और लंबे समय तक उन्होंने लिया है और वह निरोगी है। 80 बरस के, 90 बरस के आज भी बुजुर्ग हमारे घरों में मिलते हैं। वो बाहर की कोई चीज को ग्रहण नहीं करते, वो बिल्कुल अपना एक नियमानुसार भोजन करते हैं। उनके भोजन में बहुत कम तरह की चीजें होती हैं, घर का बना हुआ ही होता है। बाजार का आप कुछ भी लाके उन्हें दीजिए, वो मना कर देते हैं कि नहीं ये हमारे लिए नहीं है, ये आप ही लीजिए। ये सभी घरों के अंदर कमोबेश आप लोगों ने महसूस किया होगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ से हम सीखें। गर्म पानी हम पीते हैं तो हमारी बॉडी की टॉक्सिसिटी निकलती है, यानी जितने अनावश्यक हमारे बॉडी में तत्व हैं वो वॉश हो के वो निकलते हैं। गर्म पानी यानी जो एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, घड़े का पानी, जो तांबे या स्टील के किसी भी घड़े में रखा हुआ, फ्रिज का नहीं। यानी अगर हम लोअर टेम्परेचर पे चले जाते हैं तो भी हमारे शरीर में वो चीजें निकलना मुश्किल होती है। तो तेलों के बारे में जो भ्रांतियां हमारे यहाँ है, अभी तेलों के बारे में इसकी लंबी केमिस्ट्री है। एक हमें और तथ्य कहा गया कि इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, 0 कोलेस्ट्रॉल है, इसलिए आप सोयाबीन खाइए, इसलिए आप राइस ब्रान खाइए, इसमें ओराइजेनॉल है। किसी एक मॉलिक्यूल को लेकर ये कहा गया कि इसमें ये है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल है ये एनिमल फैट में होता है। कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल
किसी भी ऐसे ऑयल में नहीं हो सकता जो किसी प्लांट से आया है, जिसका सोर्स प्लांट है। यानी हमारे तेलों में भी कोलेस्ट्रॉल नहीं है, बल्कि उसकी जगह जो फाइटोस्टेरॉल्स है हमारे तेलों में, यानी जो हमारे तिल में है, जो हमारी मूंगफली में है, कोकोनट में है, ग्राउंडनट में है, इनमें जो फाइटोस्टेरॉल्स हैं ये कहीं अधिक रोल प्ले करते हैं आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी। यानी आपका जो इम्बैलेंस जो कोलेस्ट्रॉल है, ये कोलेस्ट्रॉल आपका बैलेंस होता है अगर आप सही तेल खाते हैं। तो घानी से निकले हुए तिल के तेल, सरसों के तेल, नारियल के तेल, मूंगफली के तेल, बिना रिफाइंड किए, बिना एक्सट्रैक्ट किए, बिना उसका कोई भी और ट्रीटमेंट किए हुए, तो अगर हम उनका उपयोग करेंगे तो मुझे लगता है कि हम ज्यादा सेहतमंद रहेंगे। बहुत सारी सेहत तो हमारी गलत तेलों के चुने जाने के कारण भी हमारा कोलेस्ट्रॉल कई लोगों का ऊपर नीचे हुआ है, क्योंकि हमारा घी बदल गया, हमारा तेल बदल गया। और हमारे यहाँ पर इसका उपयोग बहुतायत से होता है। हमारे घर में सब्जियां इसमें बनती हैं। पश्चिम जो देश है वहां पर मीट बहुत ज्यादा खाते हैं, एनिमल फैट बहुत खाते हैं, और उनके हर खाने में कहीं ना कहीं पे मीट होता है, तो उन्हें आवश्यकता नहीं तेल खाने की। इसलिए उनके लिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है तेलों के बारे में जानना, क्योंकि वो सीधा एनिमल फैट खाते हैं। हमारे यहाँ वेजिटेरियन डाइट्स है मैक्सिमम। हम यहाँ पर जो हमारा जो भोजन रहता है वो अधिकतर शाकाहारी भोजन रहता है। हम उतना उपयोग नहीं करते यहाँ पर मांसाहार का, और उसके अपने अलग उसके ऊपर चर्चा का एक विषय बनता है। लेकिन जो हमारा शाकाहार है उसके अंदर जो वसा है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देसी घी और तेल ये हमारे भोजन में 30% तक होना चाहिए, यानी 3 चम्मच फैट हमको पूरे दिन में लेना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन का 17% जो हिस्सा है ये कोलेस्ट्रॉल से बना है। यानी हमारे जो हमारी यादाश्त है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, जो हमारे जोड़ हैं, जो हमारे लुब्रिकेशंस जो हमें आवश्यक है हमारे शरीर में स्नेहन के लिए, वो लुब्रिकेशन अगर हम फैटलेस, जैसे अभी बीच में आया था फैटलेस भोजन आप करें, तो ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि उससे अलग तरह के डिजीज। एक और महत्वपूर्ण बात इसमें जो हमें समझनी है कि अभी हमारे यहाँ पर विटामिन की बहुत कमी हो रही है। विटामिन ए की गोलियां लीजिए, विटामिन डी की लीजिए, विटामिन के की लीजिए, विटामिन ई की लीजिए। क्यों? मूल कारण हमें समझना है, ये सभी फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। केवल बी और सी ये 2 विटामिन ऐसे हैं जो वाटर सॉल्युबल हैं और आपको पानी में घुलकर मिलते हैं। इसके अलावा जितने भी विटामिन हैं, विटामिन ए जो देसी घी है गाय का, आपने देखा होगा वो पीले रंग का होता है। अगर स्रोत सही है तो, यदि आपकी गाय बिल्कुल देसी है, उसका दूध दही जमाकर मक्खन निकालकर उस मक्खन को गर्म करके यदि उसका घी बनाया गया है तो उस स्रोत का घी सर्वोत्तम है और विटामिन ए का बहुत अच्छा स्रोत है। फिर पीले रंग के सभी जो गाजर है आपकी, पपीता है आपका, और दूसरी इसी तरह की पीले रंग के, ऑरेंज कलर के जो भी आपके, क्योंकि केराटिन उसमें आवश्यक है, तो विटामिन ए जो है हमें वहां से प्राप्त होता है। अब ये कैसे प्राप्त होगा? अगर हम फैट नहीं ले रहे तो आपने चाहे विटामिन ले लिया, लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं होगा हमारी बॉडी में। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसको सॉल्युबल करने के लिए वहां पर सॉल्वेंट नहीं है। तो जब हम विटामिन लें, विटामिन ई अगर हम ले रहे हैं तो वो आप देखिए कैप्सूल आता है, और कैप्सूल को अगर आप तोड़ के देखेंगे वो ऑयल जैसा होगा, क्योंकि विटामिन ई जो है वो ऑयल में ही आपको सॉल्युबल होगा, तभी वो एब्जॉर्ब होगा, उसी मॉलिक्यूल के साथ आपकी जो कोशिका है वो उसको ग्रहण करेगी। तो हमें समझना है कि इन तीनों चारों विटामिन की जो डेफिशिएंसी है वो भी तेलों के गलत होने से जुड़ी हुई है। रंगहीन तेल अगर आप खा रहे हैं तो उसमें कोई विटामिन नहीं है।
तेल का रंगीन होना ही आवश्यक है। जब आप मस्टर्ड ऑयल ले रहे हैं उसमें विटामिन ए है, जब आप तिल का तेल ले रहे हैं उसमें विटामिन ई है, इसीलिए वो काला है, इसीलिए वो पीला है, इसीलिए उसमें रंग है, इसीलिए वो रंगीन है। उसमें अगर उसमें कोई गंध है, उसमें वो विस्कोसिटी है, अगर वह गाढ़ा है तो वही उत्तम है, बल्कि सर्वोत्तम है। तो हमें इन बातों को समझने की आवश्यकता है अपने लेवल पर। तो एनर्जी के रूप में हम सही ऊर्जा का चयन करें, सही स्रोत का चयन करें, उस स्रोत को जानें और समझें और उसके बाद हम उसका उपयोग करें, बजाय इसके कि हम कोई भी चीज जो फैंसी है, जो अट्रैक्टिव है, जो इंडस्ट्री में बनी है, जो आर्टिफिशियल है, जिसमें आर्टिफिशियल केमिकल्स हैं। एक छोटा सा उदाहरण हम पेप्सी या कोक का ले सकते हैं कि वो फील द थंडर, या आप कहें उसका एडवर्टाइजमेंट आता है कि ये पावरफुल है, आपको एनर्जी देता है, आपको, वो क्या है? वो मोर देन 30 केमिकल्स का एक सॉल्यूशन है जो वाटर में बनाया गया है। उसमें ना फलों का रस है, ना उसमें कोई चीज नेचुरल है, उसमें ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, उसमें दुनिया भर के प्रिजर्वेटिव हैं, एरोमेटिक उसमें कंपोनेंट्स हैं जिससे उसका फ्लेवर बनता है। प्रेशर से उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी गई है जिसे हमारा शरीर निकालता है। अभी प्राणायाम हमें कहा जाता है कोरोना में करने के लिए, तो हम समझ सकते हैं, हमें ऑक्सीजन की कीमत आज पता चली है कि ऑक्सीजन हमें कितनी आवश्यक, प्राणवायु, तो हर सेल को ऑक्सीजन कितनी चाहिए। हम इतना बड़ा कैन कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई जिसमें है अगर हम अपने शरीर में डाल लेते हैं तो सोचिए हमारे शरीर को कितना ऊर्जा लगानी पड़ती है उस कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा से बाहर फेंकने के। तो हम थोड़ा सा अपने समझ का इस्तेमाल करें कि हम कहीं यूज तो नहीं हो रहे उपभोक्ता के रूप में। मार्केट कहीं हमारे पैसे को, पॉइजन को खरीदने के लिए मजबूर तो नहीं कर रहा। हम अपने पैसे का सदुपयोग ऊर्जा को प्राप्त करने में कर रहे हैं क्या? स्रोत के सही चयन के लिए कर रहे हैं क्या? मुझे लगता है बहुत आवश्यकता है हम डॉक्टर्स, फैमिली डॉक्टर्स रखते हैं, हम फैमिली फार्मर्स रखें, हम दोबारा से अपनी जमीनों की तरफ लौटें, हम अपने देसी बीजों की तरफ लौटें, हम अपनी देसी कृषि जो है, जो जैविक है, जिसमें किसी तरह का कोई पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, कोई स्प्रे, कोई जहर से भरे हुए मॉलिक्यूल्स इस नेचर में हमारी वजह से तो हम नहीं छोड़ रहे। ऐसा कुछ करने से हमें अपने आप को रोकना चाहिए और मुझे लगता है कि हम इसमें जो भी अपनी भूमिका निभा सकें, समझते हुए, लोगों को समझाते हुए, खुद अपनी भूमिका को ढूंढते हुए, कृषि के लिए लोगों को जागरूक करते हुए, उपभोक्ता के रूप में उनकी उपज को खरीदने में अपने पैसे को लगाते हुए, किसी किसान को संबल देते हुए, किसी गाय पालने वाले को पैसा अगर हम दें कि ये गाय मेरी है, हम कार खरीदते हैं 5 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की, हम एक गाय 1 लाख रुपए की खरीद के किसी को दें कि तुम इसको पाल दो, इसका दूध मेरा, इसकी बीमारी भी मेरी, इसका खाना भी मेरा, इसका सब कुछ मेरा, ये जिम्मेदारी है मेरी और मैं आपको इसके लिए सहयोग करूंगा। तो मुझे लगता है कि एक समाज में जागरूकता आएगी और हम दोबारा से लौटेंगे अपनी परंपराओं की तरफ। जब भारत ने हमेशा विश्व को दिया है तो एक देने का मन बनाते हुए हम दोबारा से अपने लिए सोचें और एक अपनी भूमिका को तलाशने की कोशिश करें। मुझे लगता है आज का सत्र यहाँ तक के लिए बहुत है। आशा है आपको समझ में आया होगा। कोई प्रश्न हो तो बताएं। मैम, बहुत ही उत्कृष्ट सत्र रहा आज का और निश्चित रूप से जो जानकारियां दी गई हैं वे 2 बातों को बयां करती हैं। एक तरफ तो ये कि हमें जो प्राचीन जितने भी शास्त्रीय जानकारियां हैं उन्हें अच्छे से समझना चाहिए क्योंकि वे हमारे देश और परिस्थिति के अनुकूल हैं। अर्थात हमारे यहाँ का जो वातावरण है उस वातावरण के अनुकूल जो बातें कही गई हैं हमें उनको आधार बना करके अपने जीवन को धारण करना चाहिए। और दूसरी बात यह भी है कि हमें केवल एडवर्टाइजमेंट को देख करके, विज्ञापन को देखकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए, अपितु अपने विवेक का, उस शास्त्रीय ज्ञान का और जो हमारे बड़े लोगों ने कहा है उन सभी बातों को भी ध्यान में रख करके ही अपने जीवन को धारण करना चाहिए। निश्चित रूप से आज का जो आपका व्याख्यान है वह बड़ा ही उत्तम रहा। आपके सामने मैंने एक प्रश्न स्क्रीन पर आ रहा होगा मैम, आपको दिख रहा होगा। ये प्रश्न
ये प्रश्न पूछा है गीता पारिक जी ने, और इनका प्रश्न है कि व्हाट अबाउट ऑलिव ऑयल, कैन वी ऐड एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इन सैलेड्स? जी, इसके अलावा यदि कोई इसके अलावा कोई यदि प्रश्न पूछना चाहते हैं अभी सत्र में, तो आप अपने प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि हम उनके प्रश्नों के उत्तर मैम से प्राप्त कर सकते हैं। तो मैम, इस प्रश्न के बारे में या इस बात के बारे में आपका क्या विचार है, एक बार आप बताइएगा। इसके बारे में जो बात है, ऑलिव ऑयल, हमारे यहाँ पर ऑलिव की खेती नहीं होती है। ये मिडिल ईस्ट में बहुत ताकत से पाया जाता है, और जो ऑलिव मिडिल ईस्ट में है वो हमारे यहाँ मस्टर्ड की तरह से है। यानी जो ऑलिव ऑयल है उसमें ओलिक एसिड की मात्रा बहुत अधिक है, इसीलिए ओलिक एसिड, उसे ऑलिव ऑयल कहा गया। और जो हमारा, जब हम तुलना करते हैं, कंपैरेटिव स्टडीज में लेते हैं, तो जो मस्टर्ड ऑयल है हमारे यहाँ कहा गया, वो मस्टर्ड में ओलिक की मात्रा बहुत अधिक है। तो इसीलिए हमारे यहाँ जो ओलिक, जो मस्टर्ड ऑयल है, अचार उसी में डलते हैं, तलने के लिए वही काम आता है। और कम से कम 11 स्टेट्स में खाद्य तेल के रूप में मस्टर्ड हजारों सालों से उपयोग में लाया जा रहा है। तो जितना अधिक उपयोगी जो है वो मस्टर्ड है हमारे यहाँ पर, क्योंकि हमें हमारे ज्योग्राफी को देखकर चीजों को उपयोग में लाना चाहिए। हमारे यहाँ जो होता है, अभी ऑलिव हमारे यहाँ बाहर से इंपोर्ट होता है, ऑलिव यहाँ की खेती नहीं है। तो ये इट्स अगेन अ मार्केट स्ट्रैटेजी कि वो हमें ऑलिव खाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि वो वहां से यहाँ लाकर बेचेंगे और यहाँ वाला वहां जाएगा। तो ये हमें, जितना हम लोकल चीजों को उपयोग में कर सकें, हम जहां भी रहते हैं वहां लोकल में जो भी कुछ होता है, नेचर ने हमें जो चीज वहां पर दी है अबंडेंटली, वो ही हमारी बॉडी ज्यादा एसिमिलेट करेगी। ऑलिव इज गुड, यू कैन टेक, लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे आसपास जितना पास, गो फॉर लोकल, मोर लोकल, मोर लोकल। आप जहां भी रहते हैं उसी एनवायरमेंट के उसमें जो तेल है वो हमें उपयोग में लाने चाहिए। एक प्रश्न मुझे लगता है कि गीता पारिक जी का जो है वो जिज्ञासा का समाधान हुआ होगा निश्चित रूप से। और मैम, अगला प्रश्न जो है वो अशोक कंवर शेखावत जी ने पूछा है, और उनका प्रश्न यह है कि क्या ऑयल्स चेंज करते रहना चाहिए? यदि नहीं तो व्हाट इज द बेस्ट ऑयल फॉर अस इन डेली यूज? ये आपके सामने प्रश्न आ भी रहा होगा मैम, तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? जी, ये जहां भी रहते हैं अशोक जी, आप कहाँ रहते हैं अगर आप बता पाए तो, वरना ये है कि हम जो हमारे, जहां पर भी हम रहते हैं वहां पर जो उपज होती है, यानी वहां पर अगर सरसों हो रहा है तो सरसों आप खा सकते हैं, पूरा समय खा सकते हैं, हर रूप में खा सकते हैं। अगर आप राजस्थान में रहते हैं तो यहाँ सरसों भी होता है और तिल भी होता है। तिल को हमारे यहाँ सर्दियों में खाया जाता है, तो आप सर्दियों में तिल को खाएं, कच्चा खाएं। जितना आप उपयोग करेंगे तिल का, वो देसी घी की जगह है। तिल बहुत अच्छा सोर्स है। आप झालावाड़ में रहते हैं तो वहां पर अभी जो झालावाड़ और कोटा की बेल्ट है, वहां पर चंबल सोया बहुत ज्यादा उगाया और खाया और खिलाया जा रहा है। कृपया उसे बंद करें। तो जो सबसे मुश्किल चीज है वो ये है कि हमारी पूरी धरती को सोया से रिप्लेस कर दिया गया। दलहन को, सोया को ये प्रमोट किया गया कि ये तिलहन है, जबकि वो दलहन है। और सारी दालें जो हैं वो उगानी हमने बंद कर दी। ये पूरी जो हमारी 11 स्टेट्स थी, चंबल का पूरा इलाका, यहाँ पे सभी तरह की दालें होती थी। खूब उड़द होता था, मूंग होता था, और दूसरी जो हमारी परंपरागत दालें हैं वो सब रिप्लेस हो गई, और बहुत ज्यादा खेती अभी यहाँ पर सोया की हो रही है। और सोया की तेल निकालने के बाद जो खली है वो पूरी की पूरी एक्सपोर्ट हो जाती है। इसे कैश क्रॉप के रूप में यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है, ताकि वो जो खली है वो, क्योंकि उसमें प्रोटीन कंटेंट है, और वो प्रोटीन कंटेंट बाहर जाता है विदेशों में, और वहां पिगरीज में और कैटल्स को फीडिंग करने के लिए काम में आता है। तो जो सुअर है वो 3 महीने, 6 महीने का सुअर 3 महीने में खाने लायक हो जाता है, एक्स्ट्रा ग्रोथ लेकर। तो वो जल्दी वहां पर मीट प्रोडक्शन हो सके, इसलिए ये खली जो है वहां पर इंपोर्ट की जाती है, यहाँ से एक्सपोर्ट होती है।
तो ये भी एक मिथ्या प्रचार है कि सोया जो है ये प्रोटीन का सोर्स है। प्रोटीन नहीं, इसका ऑयल हमें पिलाया जा रहा है, प्रोटीन एक्सपोर्ट हो रहा है। और जो सोया प्रोटीन है ये इनडाइजेस्टेबल है, यानी ह्यूमन बीइंग्स इनको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। आप करके देख सकते हैं ये प्रयोग कि आप सोयाबीन को भिगोएं, उसके बाद आप 1 घंटा उसे उबालें, उसके बाद भी वो गलता नहीं है तो वो पचता भी नहीं है, आप उसे नहीं पचा सकते। दूसरा कहा गया कि इसको पीस कर आटे में खाया जाए, बिल्कुल भी नहीं। जितने भी नर्वस सिस्टम संबंधी विकार हो रहे हैं, घुटनों के दर्द हो रहे हैं, पैरों में दर्द हो रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा जो पैरों के दर्द हैं और नर्वस सिस्टम के दर्द हैं, उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इसमें ट्रिप्सिन इनहिबिटर होता है। तो जो आप और दूसरा प्रोटीन खा रहे हैं वो भी ये पचने नहीं देता है। तो सोयाबीन खाना नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ कभी खाया नहीं गया। आप अगर चरक में, सुश्रुत में कहीं ढूंढेंगे तो आपको सोयाबीन नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं था कि हमारे ऋषि मुनि इसे जानते नहीं थे, क्योंकि उस समय ये चाइना में खाया जाता था। चीन में इसको टुफो और नाटो के रूप में खाया जाता है, वहां इसे पनीर भी बना के खाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ इस रूप में इसका उपयोग कम है। हमारे यहाँ सोया का तेल ज्यादा उपयोग में लाया जाता है, उसको आटे में पीस कर खा रहे हैं हम, उसको पकाकर आज भी शायद ही किसी किचन में खाया जाता है। इतना समय हो गया प्रमोशन में, लेकिन उसके बाद भी हमें, क्योंकि उसमें बहुत ईंधन लगता है, ट्रिप्सिन इनहिबिटर हटता नहीं है और वो किसी और प्रोटीन को भी पचने नहीं देता। तो मुझे लगता है कि हमें अपने जो मस्टर्ड ऑयल है या तिल का तेल है, इसको ही अपनी प्रायोरिटीज पे लाना चाहिए। मूंगफली भी यहाँ होता है तो मूंगफली भी खा सकते हैं। मैम ये एक प्रश्न है, एक प्रश्न है मैम, ये वंदना प्रजापति जी का प्रश्न है। वैसे आज की जो मेरी चर्चा उस चर्चा से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने विटामिन की बात की है। इन्होंने लिखा है, आई वॉज सफरिंग फ्रॉम कोविड फ्रॉम लास्ट 16 days. Now I negative but feel very weakness. So which type of vitamins I can take for COVID weakness improvement? तो मैम आज की चर्चा तेल और घी पर है, और निश्चित रूप से हम आने वाली चर्चाओं में बाकी समस्त आहार पर भी बात करेंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि ये प्रश्न आया है तो आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा आप इनके बारे में बता दें। इस प्रश्न के बारे में हमें लेनी है, इसमें तो विटामिन बी और सी दोनों का ही रोल रहता है। तो विटामिन सी तो आप ले सकते हैं नींबू से, सिट्रस फलों से, और जो अगर आपको गले में खराश नहीं है तो आप सिट्रस आप ले सकते हैं। अदरवाइज आप और दूसरी तरह के जो विटामिन हैं, आप अगर गाय आपके यहाँ पे आसपास कहीं देसी गाय उपलब्ध है तो उसका दूध आप 3 या 4 टाइम आप जरूर से लें हर 2-3 घंटे में। देसी घी अगर आप अच्छा आपको कहीं पे उपयोग में कहीं पे मिलता है तो वो आप प्रिक्योर करें। आप खाने में मस्टर्ड ऑयल और तिल का तेल आप लें जिसमें विटामिन ई, घानी का स्पेशली आपको ये देखना होगा कि वो तेल घानी का निकला हुआ हो, ताजा हो, शुद्ध हो, आसपास से जहां से भी आपको मिले। वो मिलता है, वैसे आजकल अवेलेबल है, कई लोग अवेलेबल कराते हैं। तो घी भी मिलेगा, तेल भी मिलेगा, आप उसको उपयोग में लें। और फैट वाले ऑयल्स तो यही है, और नारियल तेल आप बिल्कुल उपयोग में ला सकते हैं समर्स में। तो कुकिंग में नारियल तेल, अगर आप साउथ में रहते हैं तो आप बिल्कुल नारियल के तेल का अच्छे से उपयोग करें, क्योंकि ये वहाँ का नेटिव है और वहाँ पे हर तरह की चीज में खाया जाता है। तो ये अच्छा होगा अगर आप उपयोग करें। जी, ये प्रश्न मैम नेहा माथुर जी का है, और नेहा माथुर जी ने पूछा था कि नारियल का तेल वे कुकिंग में यूज कर सकती हैं या नहीं, तो आपने उसका उत्तर दे ही दिया है। और अभी मुझे स्क्रीन पर और कोई प्रश्न दिखाई नहीं दे रहे हैं, और इस चर्चा को, क्योंकि ये चर्चा आज शुरू हुई है, ये चर्चा खत्म नहीं हो रही है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में आहार और विहार में जो भारतीय शास्त्रीय जो वैज्ञानिकता है और जो हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, उस परंपरा को और उसकी वैज्ञानिकता को एक साथ लेकर के आने का प्रयास किया जाएगा इस मंच के माध्यम से। और इस मंच के माध्यम से, संवाद के माध्यम से एक और प्रयास किया जा रहा है कि जहां पर हम संस्कृत भाषा से जुड़ रहे हैं, उसी के साथ साथ संस्कृत की जो परिष्कृत परंपराएं हैं, क्योंकि संस्कृत का अर्थ ही होता है सम्यक प्रकार से जिसका निर्माण किया गया है। तो न केवल भाषा का परिष्कार की यहाँ पर बात की गई थी, अपितु समस्त संस्कृति
जिसको हम संस्कृति कहते हैं, जिसको हम भारतीय संस्कृति कहते हैं, उसका आधार निश्चित रूप से वैज्ञानिकता ही रहा है। अर्थात वैज्ञानिक आधारों पर यह संस्कृति खड़ी रही है और उसी संस्कृति की विरासत को यहाँ पर बताने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो मैं अंत में मैम, डॉक्टर रश्मि मैम, मैं बस अंत में आपसे बट नट शेल के रूप में, यानी कि अंतिम एक सार के रूप में 2 मिनट का एक संवाद चाहूंगा, जिससे कि वो हमारे जो सुनने वाले श्रोता हैं वो उस बात को लेकर के जाएं और निश्चित रूप से याद रखें कि आज की चर्चा में 2 मिनट की बात हमको निश्चित रूप से याद रखनी है, क्योंकि पूरा वीडियो कई बार याद नहीं रहता। लेकिन अंतिम अगर कोई सार बिंदु आप बताना चाहें तो वो आप एक बार सबके सामने रखें। जी, भारतीय परंपरागत विज्ञान जो है, हमारे यहाँ पर बहुत वैज्ञानिक परंपराएं रही हैं। हमें बहुत आवश्यकता है कि हम अपने ऊपर आत्मविश्वास रखें और अपनी एक समझ के साथ हर चीज को जोड़ते हुए, तोड़ते हुए और अपने आसपास के वातावरण को समझते हुए, पुराने से नए को जोड़ते हुए और उसको समझने की कोशिश करते हुए फिर हम किसी भी चीज को उपयोग में लाने लगे। मुझे लगता है कि भोजन में हमारे यहाँ पे बहुत कुछ कहा गया है, उसके लिए हमें कहीं और से पढ़ने की, समझने की जरूरत नहीं है। पश्चिम भोजन बनाने, पकाने, समझने और उन सभी में बहुत पीछे है। वहां पर टेस्ट, मार्केट, शो और दिखावा और वो सारी चीजें प्रधानता पर रहती हैं। किसी भी चीज में जब वो मार्केट में आता है या उसके पीछे की जो भी इम्पोर्टेंट लक्ष्य है वो कुछ और होता है, जबकि हमारे यहाँ पे जो लक्ष्य है वो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। तो ये मूल बेसिक उद्देश्य है, यानी वह जो सभी के लिए, ये सभी के लिए में ये आ जाता है कि वो कृषक जो उस तिलहन को उगा रहा है, वो तेल निकालने वाला, घानी वाला जो उसको निकाल रहा है, एक उपभोक्ता के रूप में हम स्वयं जो उस ऊर्जा को अपने अंदर आत्मसात कर रहे हैं और जो हम स्वस्थ जीवन को लेते हुए अपनी एक स्वस्थ भूमिका इस समाज के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में हम कब कर पाएंगे, जब हम स्वस्थ रहेंगे। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम सभी को सहयोग देते हुए, इस धरती माता को सहयोग देते हुए, इस पर्यावरण को रक्षा करते हुए, उन गायों की, उन बैलों की रक्षा करते हुए, वो सब जो हमें कुछ देने के लिए अपना जीवन जी के जाते हैं, इन सभी को अगर हम समझते हुए अपना जीवन यापन करेंगे तो मुझे लगता है कि हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। जी मैम, बिल्कुल, और निश्चित रूप से यही उद्देश्य रहा होगा और यही बात है जो कि हम सभी को जाननी भी है, समझनी भी है और लोगों तक पहुंचानी भी है। क्योंकि होता यह है कि कई बार जब हम उसे स्वयं के जीवन में धारण नहीं कर पाते हैं तो वे बातें छुप जाती हैं, धीमे धीमे हट जाती हैं, समाज उनको भूलता चला जाता है। पहले कहा जाता था कि भारतीय जो रसोई होती है वह रसोई पूर्ण रूप से एक चिकित्सालय थी, लेकिन आज भी हमारी रसोई में वे सब चीजें होती हैं, लेकिन उनके उपयोग के बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। और इसका कारण यही होता है क्योंकि प्रयोग करना धीमे धीमे हमने कम कर दिया, उसके बारे में जानकारी लेना हमने कम कर दिया, उसकी आवश्यकता को समझना हमने कम कर दिया। बस जो कुछ हमने सामने देखा केवल एक अंधाधुंध दौड़ के रूप में, जो दूसरे खरीद रहे हैं उसे हमने खरीद लिया, जो दूसरे प्राप्त कर रहे हैं उसे हमने प्राप्त कर लिया। और सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि दूसरे के घर में वो था, मेरे घर में वो क्यों नहीं था। हमने इसको सोचा भी नहीं कि क्यों नहीं है, यदि नहीं है तो अच्छा है, हम बचे हुए हैं, ये भी हमने उसको भूल गए। और इस कारण से कई बार ऐसा होता है कि हम एक ऐसी अंधाधुंध दौड़ में चले गए जिसके कारण से धीमे धीमे हमारा जो घर था, वह घर जो कि चिकित्सा का केंद्र स्वयं में हुआ करता था, वह धीमे धीमे एक ऐसा केंद्र बन गया कि वहां पर उत्पाद तो सब कुछ है लेकिन उसके प्रयोग की वास्तविक जानकारियां खत्म हो गई। तो आज का ये जो भाग 1 था, मेरे ख्याल से बहुत ही सफल भाग 1 रहा था। और यदि आप सबकी इच्छा है, जो भी श्रोता इसको सुन रहे हैं, यदि आप सबकी इच्छा है कि भाग 2 आपके सामने आए, आप सब उस भाग 2 को भी सुन सके, तो मेरा आप सबसे निवेदन यही रहेगा कि आप इस वीडियो को, इसमें जो बातें कही गई हैं उन बातों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें, अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देख सकें। और साथ ही अगले 2 या 3 दिनों में
जैसा भी मैम को समय मिलेगा हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि मैम आप अगली वार्ता के लिए भी हमसे जुड़े। तो जैसा भी समय प्राप्त होगा इसकी जानकारी आपको संस्कृतायनम के फेसबुक ग्रुप और साथ ही यूट्यूब चैनल दोनों के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगी। और आपके अधिक से अधिक प्रश्न ही हमारी सफलता का केंद्र बनेंगे। तो इसलिए आप अधिक से अधिक प्रश्न पूछें, क्योंकि इन प्रश्नों के माध्यम से न केवल हम स्वयं जानकारी को प्राप्त कर पाते हैं, अपितु उन प्रश्नों के माध्यम से जो प्रश्न नहीं पूछ पाए हैं उन तक भी वह जानकारी स्वयं चली जाती है। उद्देश्य केवल एक ही है कि हम जानकारी को प्राप्त करें और वह जानकारी लोगों तक पहुंचे। तो मेरा आज की मैम आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज के इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला। और निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति में सर्वे भवन्तु सुखिनः का विचार ही बहुत महत्वपूर्ण है। आज कोविड की जो त्रासदी हम लोग झेल रहे हैं, हम सभी उसमें सतर्क रहें, सावधान रहें और भारतीय संस्कृति के जो तत्व हैं उन तत्वों को स्वीकारते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें। अब हम कल्याण मंत्र करेंगे और कल्याण मंत्र के साथ ही इस सभा को विसर्जित करेंगे। कल्याण मंत्र के लिए हम सब आंखें बंद कर सकते हैं और मैं यहां से मंत्र बोलूंगा। आप सभी भी अपने मन में या फिर ध्वनि के साथ में उस श्लोक को बोल सकते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हम सभी सुखी हों इसी कामना के साथ आप सभी को नमस्कार, नमो नमः, शुभम भवतु, पुनर्मिलामः। नमस्ते, धन्यवाद, आभार।